बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में ज़िमनी इलेक्शन, खूनी इलेक्शन साबित हो रहे हैं। सेनेट के हवाले से आप सबको मालूम है कि 3 मार्च को इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि हुकूमत की दौड़ें लग रही हैं। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशों में भी है, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। लेकिन डस्का में जो कुछ हुआ है ज़िमनी इंतखाब के दौरान और आज जो कुछ हुआ है NA 221 के अंदर, यानी थर के आज बाई इलेक्शन थे, वहां पर भी ज़ाहिर जंगो जदल का सामान हमें दिखाई दिया। छात्रों के अंदर बताया गया कि पोलिंग स्टेशन को आग लगा दी गई और वहां पर भी एक तरह से पूरी बदनज़मी हमें दिखाई दी है। थ्रू आउट द इलेक्शंस अगर मैं बात करूं, जो बाई इलेक्शंस चल रहे हैं, इसमें जिस तरह से हमने इंतजामिया की नाकामी देखी है, मुझे तो याद नहीं पड़ता अपनी सहाफती कैरियर के अंदर कि हमने बाई इलेक्शंस के अंदर इस तरह की नौयत के, बिल्कुल जनरल इलेक्शंस में ये सब कुछ होता आया है। अभी पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी MKM के कुछ लोगों से, तो डस्का में जो कुछ हुआ था, हवाई फायरिंग का खुलेआम इस्तेमाल हुआ, असलहा लहराया गया, मतलब पूरे जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो उठा के चुरा लिए गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स न जाने कहां से कहां मिले। तो ये सब कुछ जो पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम पूरी खुली आंखों से इसको देख रहे हैं। और अब अगर कुछ चीजें जिसे कहते हैं कि छुपाने की कोशिश की जा रही है, तो वो अब छुपाए भी नहीं छुप रही हैं। डस्का में आज मरियम नवाज साहिबा भी हमें दिखाई दी हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी पूरी तरह मुतहर्रिक है। अभी थोड़ी देर पहले ही शिबली फराज साहब, फिरदौस आशिक इवान साहिबा और दीगर तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो बात कर रहे थे। इधर कराची में जो आज बहुत ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली, हफीज शेख साहब और दीगर तमाम तर, असद उमर साहब अपने दीगर रहनुमाओं के साथ पहुंच रहे बहादराबाद ऑफिस MKM के मरकज, और वहां जाकर उन्होंने अपने इत्तेहादी से की मुलाकात। लेकिन इस मुलाकात के बाद एक और मुलाकात थी और वो थी GDA के साथ। GDA की जो मुलाकात थी, उस मुलाकात की एक फुटेज है मेरे पास। मैं पहले चाह रही हूं कि आप वो फुटेज ऑडियो के साथ देखें और समझें, फिर मैं सवाल करूंगी और आज के मेहमानों से आपका तारुफ भी करवाऊंगी। वीडियो चलाइएगा जी। जो आज हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात हो रही है GDA वाली, ऑडियो के साथ। मैंने कहा जब वो जो आठ लोग होंगे तो आठ नहीं एक मालिक नहीं है ना, तो वहाँ पे वो और वो तैयारी के साथ आते हैं, हर एक चीज लेके तैयारी के साथ। अब मैंने पूछा है ना उनको, पता आपने तो साथ चलाया वैसे सुब्रा साहब की जिंदगी आसान थी। अच्छा, ये जो सारी कुछ गुफ्तगू है मैं दोबारा भी आपको सुनवा दूंगी, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि इस हमारे साथ मौजूद है MKM के रहनुमा फैसल सब्जवारी साहब। ज़ाहिर आज की इस नशिस्त में भी वो साथ साथ थे। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है GDA की मुलाकात के अंदर, इसमें बड़ा सादा नुकात हैं। फैसल सब्जवारी साहब को सलाम पेश करते हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपने देखी है जो GDA के मुलाकात हुई है MKM के रहनुमाओं की, और जो उसमें आपका तस्करा हुआ है आपकी जमात का? नहीं जी, मैंने नहीं देखी GDA और PTI की। आप मुझे बता दें क्या है। सर बेसिकली मामला ये है फैसल सब्जवारी साहब के वहां पर असद उमर साहब ने ये फरमाया कि MKM वालों का एक मालिक नहीं है, इसलिए हमें मसाइल का सामना है। हफीज शेख साहब ने ये फरमाया कि इनके पास एक वजीर है, 8 होते तो हमारा काम बन जाता। यानी इत्तेहादियों को या साथ रखने के लिए, यानी आपको साथ रखने के लिए उनको आपके मालिक की तलाश है। नहीं तो ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसका क्या सयाक़ो सबाक होगा। हमने यही कहा है तहरीक इंसाफ को आज भी, और मीडिया में भी यही कहा है कि जो तहरीक इंसाफ अपनी दरखास्त लेकर आई हमारे पास, हफीज शेख साहब को और फौजिया साहिबा को हम वोट दें, हमने कहा हमने आपकी गुजारिशात सुन ली हैं, हमारी राब्ता कमेटी इसके ऊपर बहस के बाद फैसला करेगी। तो क्योंकि हम मशावरत के जरिए चल रहे हैं, हम अपनी, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई ऑटोक्रेसी नहीं है कि जनाब जो एक फर्द ने कह दिया और वो हो गया, बल्कि हमारी राब्ता कमेटी उस पर बहस करेगी और ये सब कुछ हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता किस सियाक़ो सबाक में की है, लेकिन बहरहाल मैं मफहूम से कोई इतना ऑफेंड नहीं हुआ हूँ, क्योंकि ये रियलिटी है। हम एक मशावरती अमल के जरिए MKM पाकिस्तान आगे बढ़ती है।
अच्छा फैसल सतवारी साहब, ठीक है, आप अफेंड ना हो, अच्छी बात है, आप इत्तेहादी हैं और आपको आगे चलना भी चाहिए। लेकिन सर एक बात जाहिर है, आज की मीटिंग के दौरान ही जिसको जाहिर है कहा जाता है अंदर की कहानी, लेकिन आप लोगों ने कमोबेश बात वही की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये फरमा रहे थे दौरान मीटिंग्स, हमारे पास इनसाइड आई कि हम तो आपको हर दफा जो है क्वेश्चन देते हैं, यानी विफाक को, लेकिन विफाक ने अभी तक एमकेएम की झोली में कुछ नहीं डाला। क्या इस तरह की कोई बात हुई थी और फिर आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स मिला? नहीं देखें, हमारे सूबे की, हम जहां बैठे हैं, शहरी सिंध की सियासत एमकेएम पाकिस्तान करती है। इस सूबे की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल सब कुछ तो सूबे के पास आ गए, नहीं आई तो जिम्मेदारी नहीं आई। यानी आपको शहर की गंदी नालियां साफ करने के लिए भी वफाकी हुकूमत से बात करनी पड़ रही है। सूबाई हुकूमत जो 840 अरब रुपए नेशनल फाइनेंस कमीशन में इस बरस ले रही है, जो सिर्फ 325 अरब रुपए कराची शहर से बराह रास्त टैक्स कलेक्ट कर रही है, अपार्ट फ्रॉम एनएफसी और फेडरल एक्सचेकर, तो वो उसके लिए हमें वफाकी हुकूमत की तरफ बदकिस्मती से देखना पड़ता है। वफाकी हुकूमत को सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी घाक जमात का, कि जो जब ये फंड खर्च करने के ऊपर भी अगर ये आए तो उसमें वो अपने डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए, अपने अफसरान के जरिए इतना कोई सुर्ख फीते का इस्तेमाल करते हैं कि इनको मसला होता है। तो ये हमारे उनसे शिकवे रहते हैं। वरना अगर आप मुझसे कोई पूछे कि जनाब पूरे मुल्क में जहां जहां ये बीआरटी बसेस चली हैं, क्या वफाकी हुकूमत ने चलाई हैं या उन शहरों के किसी मेयर ने चलाई है? नहीं, हर सूबे के वजीर आला ने चलाई है। मेरे सूबे के वजीर आला ने 12 साल में 12 बसें नहीं चलाई यहाँ पर। तो इसलिए हमें तंग आकर वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करना पड़ा, और क्योंकि वफाक को कराची इतना कुछ कमा कर देता है इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। और उसमें बहरहाल वो जितनी तेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाते हैं, और ये हम उनसे शिकवा करते हैं और बार करते रहेंगे। हम उनके साथ शिकवों में बैठ के ये नहीं कह रहे होते कि फला वजारत अच्छी है, ये हमें ये दे दें, या फला वजारत यूं कर दें। नहीं, हम तो ये कह रहे होते हैं कि शहरों में आप तरक्याती फंड लगाएं, आप मर्दमशुमारी के मसले को निपटाएं, आप यहाँ पर मुलाजमतों का मसला हल करें, आप यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है उसमें आप सूरत के साथ काम करवाएं। तो सारे अवामी मसाइल हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। वैसे साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं यहां तक आप, और इसमें कतई दो राय नहीं है। लेकिन मैं तकरार के साथ आपके सामने एक सवाल रखना चाहती हूं। एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसके हवाले से आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत आपके रवैये से कन्विंस है? क्योंकि अभी जो जीडीए से मेरे पास इतलात आ रही हैं, जो मुझे बताया जा रहा है वो ये कि वहां पर भी आप लोगों के बारे में अबहामी कैफियत का जो है वो इजहार किया गया है वफाक की जानिब से। इस सब के बावजूद अरबाब रहीम साहब वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा हमने तो इनको भुगता हुआ, यानी आप लोगों को, तो फिर कैसे इंटैक्ट रहेगा ये इत्तेहाद? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो तहरीक इंसाफ हमसे कहेगी ये वाली बात, तो हम उसको उसका जवाब भी उसी तरीके से दे देंगे जिस तरीके से हमारे सामने बात रखी जाएगी। अब मैं ये कह दूं कि जी अरबाब गुलाम रहीम साहब को हमने भी भुगता हुआ है। यानी जब वो वजीर आला थे, सूबे में 42,000 सरकारी नौकरियां थी, उन्होंने आखिर दिन तक एक भी नौकरी करके नहीं दी। कायम अली शाह साहब की झोली में तब उन्होंने सरकारी नौकरियां ताकि पीपल्स पार्टी आकर डाल दी थी, और अभी वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतनी हमारे अरबाब साहब बात कर रहे होते। बातें करने को बहुत सारी की जा सकती है, मैं करना नहीं चाहता, और ये अच्छी बात है अगर एमकेएम के मुताल्लिक कोई ये कहता है कि हम टफ नेगोशिएटर्स हैं। सवाल ये बनता है कि वो नेगोशिएशंस और वो मुज़ाकरात की बुनियाद क्या है? जाती मफाद, किसी भाई भतीजे के लिए प्लॉट परमिट, किसी का केस खत्म करवाना, किसी भाई भतीजे भांजे को वजारत दिलवाना, या फिर जिन शहरों से वोट लेते आए हैं उन शहरों की आवाम की फलाह के लिए टफ मुज़ाकरात करवाना। तो वेरी प्राउडली हम ये करते आए हैं और हम ये करते रहेंगे। ओके, फैसल साहब, सेनेट के लिए कितनी सीट्स मांगी एमकेएम पाकिस्तान ने वफाक से? एमकेएम ने किसी से कोई सीट नहीं मांगी है। तहरीक इंसाफ ने हमसे राब्ता किया था कि अगर एमक्यूएम अपने 21 वोट हमें देती है तो जीडीए और एमक्यूएम मिलकर और तहरीक इंसाफ यहां से 2 मखसूस नशिस्तें जीत सकते हैं। तो उनसे फिर यही वाली बात तय हुई कि ठीक है, एक मखसूस नशिस्त अगर ये ज्वाइंटली सब वोट डालते हैं और जो अमीर कबीर किस्म के उम्मीदवारान या जमात इंतखाबात में उतर रही हैं वो वोट नहीं खरीदते हैं, और इलेक्शन कमीशन जो टेक्निकलिटीज के पर्दे में छुप रहा है, अगर वो इस बिक्री को, इस खरीदारी को रोक पाता है, तो फिर एक मखसूस नशिस्त इस इत्तेहाद में से तहरीक इंसाफ लेगी और एक मखसूस नशिस्त एमक्यूएम लेगी। बाकी जो अमूमी नशिस्त है हम तो अपने जोरे बाजू पर लेंगे इंशाल्लाह।
ओके फैसल साहब, सही, आपने जब ये जुमला इस्तेमाल किया बड़ी एहतियात के साथ, खुद भी के रोक पाती है, सो क्या आपके इल्म में है कि अभी भी सेनेट के मामलात के हवाले से हमें मालूम है सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है सदारती रेफरेंस का, इस सब के तनाजुर में क्या हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज, पैसा चल रहा है, खरीदो फरोख्त, कुछ आपके पास इनसाइट्स हैं? क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने तो बयान दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इस्लामाबाद में लोग भरे थैले लेकर बैठे हुए हैं पैसे के। देखिए, मेरे ये इल्म में जरूर है कि 2018 में किस हिसाब से नोट चले थे, मैंने और आपने वीडियोस भी देख ली, और मेरे इल्म में ये भी है कि सिर्फ केपी में नहीं हुआ था, बलूचिस्तान में और सूबे सिंध में भी हुआ था, शायद पंजाब में भी हुआ। तो मेरे पास कोई वजह नहीं है मजबूत ये गुमान करने की कि ये इस दफा नहीं हो रहा होगा। इलेक्शन कमीशन के पास वजह है ये यकीनी बनाने की कि जब पिछली दफा हुआ है तो इस दफा ना हो पाए। तो मेरी तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन तकनीकी वजूहात से आगे बढ़कर इंतखाबात को शफाफ बनाने की जो उसकी आईनी जिम्मेदारी है वो ऐसी कदगन लगाए जमातों पर, उम्मीदवारों पर, कि यहाँ नोट का इस्तेमाल ना हो। जिस जमात को मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत जितनी नशिस्तें सेनेट में मिलनी चाहिए मिले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आइन का आर्टिकल 59 कह रहा है। ठीक फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। फैसल सब्जवारी साहब हमसे बात कर रहे थे, आज की इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इत्तेहादी के साथ, वफाकी हुकूमत की, एमकेएम पाकिस्तान के साथ। वो जो वीडियो इस वक्त चल रही है उस पर मैंने सवाल किया तो फैसल सब्जवारी साहब कह रहे हैं इसमें हमें कोई बुराई दिखाई नहीं देती है। गो के उस वीडियो में असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि एमकेएम के लिए जो है उनकी नीयत के हवाले से तो बात नहीं है, लेकिन हाँ उनके मालिक के ऊपर अभी हमें शुकूक व शुबात है। बहरहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पंजाब की सियासत, और मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा आप लोगों के सामने कि मैंने नहीं देखा कि इतना खून बहा। बिल्कुल कराची में मैं बार बार इस बात का इजहार करूंगी, जनरल इलेक्शंस में लाठियां चली, असला का इस्तेमाल हुआ, लोग मरे, लेकिन ये बाय इलेक्शन रियासत की भी जिम्मेदारी थी, रियासत से मुराद हुकूमती मशीनरी की जिम्मेदारी थी। कैसे इतनी बुरी तरह से ये सब कुछ होता रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश रहा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमत की ज़ाहिर हुकूमती जमात है, उसने ये सब कुछ ग्राउंड पे कैसे होने दिया, क्यों नहीं कंट्रोल की गई चीजें, जरा इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि जरा पंजाब के हालात और वाक़यात पर बात कर लेते हैं, फिर आज के बाय इलेक्शन के हवाले से भी बात करते हैं। इस वक्त बाय स्काइप मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, साबिक नायब स्पीकर कौमी असेंबली रह चुके। फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। मियाँ वाली की नशिस्त NH96 से इलेक्ट होकर अमजद अली खान रुकन कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेटर ऑन कोशिश करते हैं जरा मुस्लिम लीग नवाज के लोगों से भी बात हो, लेकिन गुफ्तगू का आगाज जरा मैं अमजद अली खान साहब आपसे करना चाहूंगी, फिर फैसल साहब आपकी तरफ भी आती हूं। अमजद साहब, हमने पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है डस्का के अंदर हुआ, फिर बाकी तमाम तर हालात और वाकयात जो देखने को मिल रहे हैं, ये क्या गमाजी कर रहे हैं? क्योंकि ये सियासत जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रचार करती रही है अपोजिशन में रहते हुए, ये तो हमें उसका रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसाफ जो है वो तब्दीली की जमात है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो धांधली दोस्त या उसकी ये पॉलिटिक्स है। आपने देखा होगा कि जैसा कि दस्का के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीग की कारकुन मारे गए हैं और मारने वाले जो थे वो मुस्लिम लीग नून के लोग थे, इसीलिए हमारे चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पे IG पंजाब को जो है हुक्म जारी किया है कि गैर जानिबदार जो है वो तहकीकात की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, ताकि जो असल हालात है वो सामने आ सके। देखिए, एक चीज मिक्स हो रही है जो सोचने की नौशहरे वाले भी जो हम सीट हारे हैं वो भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहाँ पे भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी और पंजाब में भी ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी।
अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने वहाँ पे धांधली करनी होती तो क्या हमारे लिए क्या मुश्किल थी कि हम KPK के अंदर वो धांधली ना कर सकते। तो अब ये शोर मचाना कि दस्का के अंदर जो हालात वाकयात बिगाड़ने वाले लोग हैं वो ऐसे ही मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। मजलूम है नहीं, मारने बंदे उन्होंने मार दिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के और इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम धांधली कर देता है। अच्छी बात है। इसीलिए देखिए इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि जी तहकीकात होंगी। हमने कहा वेलकम आए, तहकीकात करें तो उसके बाद आप रिजल्ट दें। तो हम ही है कि शफाफ जो इंतखाबात कराना जो है वो, इसीलिए हम सेनेट की जो इलेक्शन हो रहे हैं हम क्यों कह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन में आए, ऐसे इंतखाबात करें जिसपे कोई भी उंगली ना उठ सके। हम तो रिफॉर्म्स के कायल हैं। रिफॉर्म्स के बिल्कुल ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि कायल हैं, लेकिन जो कुछ मैंने कहा ग्राउंड पर है जरा उस पर बात करना जरूरी है। फैसल करीम कोंडी साहब, आज हमने देखा कि थर के इलेक्शंस थे NA 221 के हवाले से क्या रिपोर्ट्स होती रही। हमारे पास जो रिपोर्ट आई वहां पर छाछरों पर एक पोलिंग स्टेशन पर आग लग गई, आग लगा दी गई। आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं और अभी तक वहां जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है उसमें क्या आप लोग लीड कर रहे हैं वहां पर? देखें, बिल्कुल जो वाकयात हुए हैं आज जो हुआ है या पिछले जो दशक में हुए बड़े अफसोसनाक वाकयात हैं जो कि हुए। ऐसा नहीं, पॉलिटिक्स है वो एक आपको जो है इलेक्शन है या पॉलिटिक्स है बड़े जो है आपको ठंडे दिल से करना होता है और इसमें हार जीत होती रहती है, लेकिन फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शन हो। जहाँ तक रिजल्ट पे बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी दिल से वो सीट जीत रही है। मेरे भाई अमजद साहब ने बात की, देखें जब आपकी हुकूमत आई और अभी जो दशका में हुआ, मैंने पहले सुना था कि मिसिंग पर्सन के मुतालिक हमने सुना था और आज भी डी चौक पे लोग मिसिंग पर्सन के जो लड़ाई हैं उन्होंने जांच किए हुए, लेकिन पहली दफा सुना कि रिटर्निंग अफसर भी जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर भी जो है वो मिसिंग पर्सन में आते हैं। क्योंकि जो 20 बजे गायब हुए थे फिर ये कहा गया कि यहाँ पे फॉग हो गई थी। फॉग के बाद जो है मोबाइल भी उनका बंद हो गया, वायरलेस सिस्टम भी बंद हो गया, रास्ता भी खत्म हो गया। तो फॉग से हमें पहली दफा पता चला है कि नए पाकिस्तान में फॉग से मोबाइल भी जैम हो जाते हैं और वायरलेस से पुलिस के खत्म हो जाते हैं और IG और चीफ सेक्रेटरी साहब के लैंडलाइन और मोबाइल भी खत्म हो जाते हैं। देखें, ये जिम्मेवारी तो नॉर्मली इलेक्शन कमीशन की डेफिनेटली होती है, लेकिन साथ साथ जो है सूबाई हुकूमत की भी होती है। क्योंकि जब सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे जो कि बड़े टोटल पोस्ट बैठे हैं, अगर वो फुल अटेंड नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन का तो आप इलेक्शन कमीशन को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स की मेरे भाई ने बात की बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मसला यह है कि जब आपके सर पे आ जाती है चीज तो फिर आप कहते हैं ये चीजें होनी चाहिए। आप 2.5-3 साल से देखें इलेक्शन रिफॉर्म्स आपको करने चाहिए। 2.5-3 साल से आपकी हुकूमत है, उस वक्त तो आप इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात नहीं करते, इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं। अभी सेनेट के हवाले से बात करते हैं कि जी सेनेट का इंतखाब जो है वो सील्ड बैलेट के जरिए हो, लेकिन चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हमने हॉर्स राइडिंग करनी है, उसके लिए सील्ड बैलेट ना हो, उसके लिए जो है उसके लिए सील्ड बैलेट हो, हमने हॉर्स राइडिंग करनी है, बाकी के लिए सील्ड बैलेट ना हो। हम भी कहते हैं कि होनी चाहिए, लेकिन ये तरीकाकार नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करने का कि आप मीडिया के जरिए बात करें। आप पार्लियामेंट में देखें, हमने भी हमारे दौर में भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, हमने 18वीं तारीख में 100 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं, लेकिन हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को ऑफर नुमाइंदगी दी। हमने कमेटी बनाई, उन्होंने मीटिंग की और आपको पता है कि यूनिवर्सिटी हमने पास किया 3 अमेंडमेंट। तो ये पॉइंट फैसल साहब, लेकिन अभी मैं जब हम ताजा हालात पे बात कर रहे हैं तो मैं जरा अमजद साहब से ये पूछूं, अमजद साहब वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, वो जो अमला था वो गायब हो गया था, गायब कर दिया गया था, कहाँ थे, क्या मामला हुआ था, कौन लेके गया, कौन सी गाड़ियां आई, क्या कुछ हुआ? लेकिन ये मुझे बताएं कि किस किस्म की रिवायत है कि अमले का अमला गायब हो रहा है, बोरियों की बोरियां जो हैं वोट्स की वो गायब कर दी गई, और इसके पीछे कौन है? क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज के लोग ही थे या आपके लोगों ने भी हाथ दिखाया है कहीं ना कहीं? सना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके सिलसिले में तहकीकात का हुक्म दे चुका है और हमें उम्मीद है कि विदिन इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे तक इसका सारी तहकीकात जो है वो सामने आ जाएंगी और उम्मीद है कि मीडिया को भी पता चल जाएगा कि ये कौन लोग थे। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि कत्ल किसने किए, मुस्लिम लीग के लोगों ने, फायरिंग की किसने, मुस्लिम लीग के लोगों ने। अब वहाँ पे जितना खौफ और राज जो फैलाया गया वो आपके सामने है। देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो फेयर इलेक्शन पे यकीन रखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इलेक्शन सिर्फ जीतने तमाम नहीं है, बल्कि हमने वो रियलिटी सामने लेके आनी है जो कौम के साथ पिछले कई दहाइयों के साथ जो मजाक होता रहा इलेक्शन के साथ और इलेक्शन के नाम पे होता रहा।
इसलिए हम कहते हैं कि हम ऐसे इलेक्शन नहीं मानते, हमें उस इलेक्शन पे यकीन है जिसपे लोगों का एतमाद हो। ओके अमजद साहब, अगर चले थोड़ी देर के लिए डस्का की बात को रोक लेते हैं, नौशेरा में आप लोगों के साथ क्या हुआ है? नौशेरा में देखिए, पहली बात तो है कि वहाँ पे जो है आपस की लड़ाई में जो है वो शिद्दत का बायस बने। आपस की लड़ाई थी टिकट के मामला से, जिसकी वजह से कोई लोगों में चेंज नहीं आई थी, बल्कि आपस की लड़ाई में ना इत्तेफाकी ने वहाँ पे सिर्फ हमारे से यूज की है। परवेज खटक और उनके भाई के दरमियान की ना इत्तेफाकी, तो देखिए बात तो ये सुनने में आ रहा है, इसके लिए तहकीकात होंगी और जो भी सामने आएंगे, जो भी चीजें सामने आएंगी उसके मुताबिक फैसला होगा। क्या आपको अमजद खान साहब इसलिए वोट नहीं पड़ा बाई इलेक्शन में, अगर मैं समझूं जो अभी तक की लीड्स हैं बाई इलेक्शंस की, कि कहीं ना कहीं कोताही हो रही है हुकूमत की कारकर्दगी पर, जिसके बायस अवाम का ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता जा रहा है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वोट बढ़ाए हैं। देखिए डस्का में आपको जनरल इलेक्शन में हमें कितने वोट मिले, अच्छा वो किसकी सीट थी, उसके अलावा जो प्रोविंशियल सीट थी वो किसने जीती हुई थी, उसके अलावा सिंध के अंदर जो सीटें थी वो किसकी थी। ठीक है, KPK के अंदर हमारी नाइत्तेफाकी आपस की लड़ाई ने हमसे वो सीट छीनी है या हमने वो सीट हारी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, बल्कि नाइत्तेफाकी और आपस की वजह से वो सीट हमने हारी है। कोई हम क्या आप अमजद खान साहब, इसलिए आपसे तकरार के साथ कुछ सवाल पूछ रही हूँ कि क्या आप दोबारा इलेक्शन का इनेकाद करवाएंगे डस्का में, क्योंकि आज मरियम नवाज साहबा ने तो कहा है कि हम मुतालबा करते हैं कि डस्का में दोबारा बाई इलेक्शंस करवाए जाए। देखिए अपोजिशन में मुतालबात हैं, लेकिन हम देखेंगे कि तहकीकात क्या सामने आती है और उसके बाद इलेक्शन क्या फैसला देता है, उसके बाद की पार्टी इसके ऊपर अपना रिएक्शन देगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहना कबल वक्त है। सब चीजें जब मैंने कहा कि जो भी तहकीकात जो साफ शफाफ तहकीकात सामने आए, कानूनी सामने आएंगे, उसके बाद ही हम अपना नुक्ता नजर जो है वो कौम के सामने रखेंगे। ओके, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, उसके बाद जब वापस आएंगे तो जरा सेनेट के इलेक्शन के लिए जो वफाक की जानिब से दौड़ें लगी हुई हैं उस पर भी बात करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब से भी करेंगे। ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट, बहुत दिनों से आप ये दोनों अल्फाज सुन रहे हैं, कितना कन्विंसिंग लग रहा है अगले इलेक्शन यानी सेनेट इंतखाबात में ओपन इलेक्शन, ज़ाहिर ओपन बैलेट के जरिए जाने में या सीक्रेट बैलेट के जरिए इंतखाबात का इनेकाद कराने पर, जरा इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि जरा सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात कर लें। हुकूमत की दौड़ें लगी हुई है। फैसल करीम कुंडी साहब, क्या आपके पास इत्तलात तो हमारे पास भी हैं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट क्या सूरत हाल है, क्योंकि जब बड़ा कन्विंसिंग ये लगता है जब हम सुनते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या मुस्लिम लीग नवाज को कि जी हमारे पास तो पहले से ही हम इन सारी चीजों पर कन्विंस थे, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई है तो अब इस सूरत हाल में हमें इनकी नीयत पर शक है। आपको इनकी नीयत पर शक है या आई एम रियली सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन कि अपने अरकान पर शक है? फैसल करीम कुंडी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब से मेरे ख्याल है बात मेरी नहीं हो पा रही है, मुझे अपनी आवाज भी बैक आ रही है। वेल अमजद अली खान साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये जो दौड़ें लगी हुई हैं सेनेट इलेक्शंस के लिए, हुकूमत क्या वाकई इस वक्त परेशानी का शिकार है? क्या आपको अपने अरकान पर भरोसा है या नहीं? क्योंकि आज भी कराची में भी अगर हम बात करें, सिंध में भी तो इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रही है वफाक, पंजाब में भी यही इत्तलात हैं, फिर कल दौरा करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, तो क्या इत्तलात हैं? आप लोग अभी कंफ्यूजन में है सेनेट इलेक्शन के मामले पर? सना, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सबसे पहले तो अल्लाह की जात पे हमारा यकीन है और हमारे जितने भी अरकान असेंबली हैं, चाहे सूबाई हैं, चाहे
नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, लेकिन वो एक प्रोसेस के जरिए आए हैं और वो मुश्किलात झेल के आए हैं। हमें उन पे पूरा एतमाद है, बल्कि वो खान साहब के नजरिए के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हमें कोई परेशानी है। अच्छा। हमें इस बात की जो सेनेट के इलेक्शन होते रहे हैं, शब्द अदवार में उनका जो गंद दुनिया के सामने आता रहा है, हम समझते हैं कि सेनेट जो है वो मोतबर इदारा है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है जिसके ऊपर एक रत्ती बराबर भी दाग या धब्बा नहीं होना चाहिए इस लिहाज से, क्योंकि वो हमारे लिए एक, जिसे अपर हाउस भी कहते हैं, और वो लोग जो इसके अंदर इलेक्ट होके जब जाए तो कम से कम वो साफ और शफाफ लोग हो, दुनिया को पता हो कि देखिए हमने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आउटसाइड पाकिस्तान भी हमने अपने इदारों का इमेज बेहतर करना है। देखिए सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग जो है अपने मुआहदे से फिर गए। एक COD इन्होंने आज से कई साल पहले जो साइन किया था, वो आज फिर हमारी बात है। मैं अमजद साहब आ रही हूं, क्योंकि सवाल मैं पहले इसीलिए फैसल करीम कोंडी साहब के पास लेके गई थी ताकि आप ये सवाल ना उठाएं, लेकिन मैं फिर भी दोबारा पूछ रही हूँ। फैसल करीम कोंडी साहब, मिसाके जमहूरियत में आपने ये कहा, दोनों जमातों ने, ज़ाहिर है अब तो PDM है तो आप एक ही जमात तस्वुर कर लिए जाते हैं कि हम ज़ाहिर है ओपन बैलेट की तरफ जाएंगे, लेकिन जब अब ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है तो आप इस मामले पर उनका साथ देने को तैयार नहीं है पार्लियामान के अंदर। मैं वजूहात मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही आप लोगों की। देखिए, पहली बात तो है कि PDM एक जमात नहीं है, इसमें मुख्तलिफ जमातें मौजूद हैं, इसमें 10 जमातें हैं। जी दुरुस्त, 11 जमातों का इत्तेहाद है, बिल्कुल दुरुस्त है, 10 जमातों का, क्योंकि PTM इसमें मौजूद नहीं है। अच्छा, इसमें जो सवाल आपने किया है, देखें बहुत अच्छी बात है कि मेरे PTI के दोस्त जो है आज COD को बहुत एक डॉक्यूमेंट्स को एक बहुत ही पाकीज़ा डॉक्यूमेंट समझते हैं। माजी में तो इन्होंने जिस COD का मजाक उड़ाते थे, आज उनको जो है वो उसकी शिक नंबर 23 ज़बानी आता चुकी है, उसकी जो है उन्होंने बड़ा वो किया है। देखें, अब मैं सुप्रीम कोर्ट में तो कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कल मुझे और आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में और अमजद भाई को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में खड़ा हो जाना पड़ेगा। लेकिन हम आज भी चाहते हैं कि जो इलेक्शन हैं सेनेट के, वो बिल्कुल इसमें जो है हाउस सेटिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें जो है शौक होना चाहिए। लेकिन जो तरीक़ाकार PTI ने इख्तियार किया वो तरीक़ाकार नहीं है। इन्होंने अपने एक बिल ड्राफ्ट किया है, पार्लियामेंट में लाया है। देखिए, ये चीजें हमने भी की है, हमने अमेंडमेंट की है, उसमें मैंने पहले वो कहा कि हमने 104 शिकें उसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हैं। लेकिन हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को बिठा के उनकी एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने इसे 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उस पर उन्होंने डिबेट की, उसको लेके आए, ड्राफ्ट को लेके, और फिर पार्लियामेंट में यूनिवर्सली पास हुआ। इन्होंने अपना ड्राफ्ट लेके आए और हमें कहा कि आप इसको सपोर्ट करें जिस तरीके से भी है। अब ये कहते हैं कि सेनेट का जो इलेक्शन है मेंबर्स का, ये जो है वो ओपन हो, लेकिन क्योंकि हमने जो चेयरमैन सेनेट है उसके अंदर माजी की तरह हमने इसके अंदर हाउस सेटिंग करनी है, तो वो शो ऑफ हैंड के जरिए ना हो। आपको चाहिए था, आप इसमें बहुत संजीदा थे, आप 2-3 महीने पहले पॉलिटिकल पार्टी के साथ डायलॉग्स करते, अपने इत्तेहादियों के साथ करते, अपोजिशन के साथ करते, कमेटी बनाते, बैठते, और हम भी चाहते थे कि ये चीज हो। लेकिन आपके सर पे जब बात आ जाती है और जब 1 हफ्ता 10 दिन रह जाते हैं, फिर आप कहते हैं हमने इस चीज को। फैसल करीम कोंडी साहब, क्योंकि ज़ाहिर है आपने खुद ऐवान चलाया है, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ऐवान के अंदर क्या कुछ होता है। पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं, आप 3 माह की बात कर रहे हैं, तो मैं भी 3 माह पर ही रुक जाती हूँ। पिछले 3 माह के अंदर अपोजिशन का जो किरदार रहा, वो ज़ाहिर है हमेशा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपोजिशन फ्रेंडली नहीं होती है, उसको इतना एजिटेट करना चाहिए, लेकिन लेजिस्लेशन के मामलात पर भी, चाहे FATF का मामला हो या फिर अब जब हम आईनी तरमीम की बात करें, तो अपोजिशन ने संजीदगी नहीं दिखाई उस तरह की, ये क्लेम हो रहा है। देखिए, इश्यूज हैं, हम चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन जो है वो जो है उसका सीक्रेट बैलेट ना हो, ओपन हो, लेकिन ये तरीका नहीं है जो कि PTI के दोस्त करना चाहते हैं। पार्लियामेंट में, माजी की पार्लियामेंट में बड़ी पोलराइजेशन हुई है, एक दूसरे के पास इल्जाम भी लगाते हैं, डिबेट्स भी होती हैं, लेकिन अपोजिशन का किरदार तो अपनी जगह पे। लेकिन ये जो हुकूमत आई है, ये भी तो वहां पर ये समझ रही है कि अभी भी अपोजिशन में, ये भी तो हुकूमत का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं ना। हुकूमत अच्छा जुमला है कि ये अभी भी अपने आप को अपोजिशन में तस्वर करते हैं। अमजद खान साहब, ये आपको क्या महसूस होता है कि आप लोग अभी भी अपोजिशन में हैं, क्योंकि कन्विंस नहीं कर पा रहे, आप अपोजिशन को टेबल टॉक की तरफ नहीं लेकर आ पाते किसी भी आईनी तरमीम के लिए? FATF के मामले पर भी फिर लीक हो गए कागजात, और अब जब हम ओपन बैलेट की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी आप लोग किसी भी तरह की कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए अपोजिशन से, क्यों? देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि हम गवर्नमेंट में है, इम्तिहान है, गवर्नमेंट में आना भी एक इम्तिहान होता है, इससे अल्लाह ताला हमें शुक्र करे।
इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह हमें शुक्र करेगा, हमारी नीयत भी ठीक है, कोशिश भी ठीक है। बात यह है कि जब भी हमने नेशनल डायलॉग की बात की है, इन्होंने सिर्फ NRO मांगा है, इन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन आर्डर मांगे हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस अपना पूरा रिकॉर्ड चेक कर ले नेशनल असेंबली का। इन्होंने सिवाय अपने मफाद के अलावा कौन सी बात की है मुझे ये बता दे। हमने हमेशा कहा है, मैं आज भी आपके थ्रू अपने तमाम वीवर्स को, मैं अपने भाई को भी, कि आए अगर नेशनल इश्यूज हैं, आए इकोनॉमी के ऊपर है, आप रिफॉर्म्स के ऊपर हैं, आपकी मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है, जिसके ऊपर आप कह रहे हैं NRO। फैसल करीम कोंडी साहब, अभी भी आप लोग NRO मांगेंगे, ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट पर? बहरहाल ये तो हमारे पास इतलात है कि आपको बैठना तो पड़ेगा इस पर, तो क्या आप फिर NRO की गर्दान करेंगे हुकूमत के साथ? देखें, ये इनके पास जो है एक जब कोई फिल्म या ड्रामा बनता है तो एक्टरों को इनको जो है वो स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आपने ये पढ़ना है। NRO कहाँ से? NRO तो अब वो जहांगीर तरीन को देना चाहते हैं। किधर गया शुगर माफिया? वो दोबारा जहांगीर तरीन से कहते हैं कि आपके पुराने गुनाह माफ, आप हमारे लिए काम करें। आटे वाले किधर गए, हवाई वाले किधर गए, फिर दोस्त अशकवान साहब किधर गए? क्या हुआ? जहांगीर तरीन जब लंदन में थे उसको FIA रोज बुला रही थी, आज जब पाकिस्तान आ गया तो FIA खामोश हो गई। देखें, ये अपने लोगों को पहले ठीक करें। मुझे बताएं कि दवाई लोगों को पहले ठीक करें। ठीक है, ठीक है फैसल करीम कोंडी साहब, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। ज़ाहिर है ऐसी नेशनल डिबेट्स हैं कि इस पर काफी वक्त दरकार होता है। साबिक नायब स्पीकर कौमी असेंबली हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। अमजद अली खान, रुकने कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने भी वक्त दिया। दोनों शुरका का बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं उनके पाकिस्तान की सियासत का अगला लम्हा क्या होगा, लेकिन अवाम पाकिस्तान के लिए लेजिस्लेशन के ये तमाम तर ऐवान, चाहे वो ऐवान ज़ेरी हो या ऐवान बाला, जाहिर है बहुत ही ज्यादा मुख्तदर हैं। और इस पर जो सीक्रेट बैलेट, ओपन बैलेट की बात हो रही है, बहरहाल चाहे ऑपोजिशन हो या हुकूमत, दोनों को बैठकर टेबल टॉक के जरिए इस मसले का हल निकालना होगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।